नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। जो साथी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। व्हाट्सअप जितने ग्रुप है, फेसबुक जितने ग्रुप है, सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। तो ये सीरीज़ जो है विज्ञान का है, जो कि फिजिक्स का होगा। हमने पिछले वीडियो में जो है 100 तक कराए थे और आगे हम लोग इसमें 100 से आगे करेंगे, 200 तक करेंगे। तो देखेंगे आज हम लोग के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, हम सबों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो एक जो है यूपीएससी क्रैकर अंकित मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है कि दुनिया जो है बड़ी स्वार्थी है। 2018 में जब एक्सीडेंट में पैर मेरा कटा तो लोगों ने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया, इस बेचारों को लोगों ने ब्लॉक कर दिया, इनका कोई एक्सीडेंट में पैर कट गया था। कहीं मदद ना मांग ले, जिस लड़की ने शादी की कसम खाई थी उसने रिश्ता तोड़ दिया। जो लड़की शादी की कस्में खाई थी, इन्होंने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ दिन बाद बोली मेरी शादी हो गई। कुछ दिन बाद वो लड़की बोलती है कि मेरी शादी हो गई, मैं दिव्यांग से शादी नहीं कर सकती। और अब इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है इस साल। तो यूपीएससी आईएएस का जब रिजल्ट आया तो सब बोल रहे हैं मैं साथ हूँ। तो साथियों, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ध्यान रखेंगे। तो एक देखेंगे क्या कहा जा रहा है 101 में कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे किसका, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप का या टेलीस्कोप का या हेलियोस्कोप का या सन मीटर का। तो सूर्य को देखने के लिए जो है हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे किसको, हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो वोल्टमीटर का। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को। 104 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि सर्किट में जो है बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए, किसी भी सर्किट में जो है बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी सर्किट में जो है बिजली का प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 को। 105 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की होता है जिसका जो है आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पीडोमीटर का या टैकोमीटर का, एनीमोमीटर का या क्रोनोमीटर का। तो इसका उपयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो टैकोमीटर से किया जाता है। आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए जो है टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 को देखेंगे। 106 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विभव मापी जो है मूलतः एक क्या है, मापन उपकरण है या संयोजक उपकरण है या अंशांकन उपकरण है या संकेतक जो है उपकरण है। तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो क्या है, मापन उपकरण है, मापन उपकरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन समझने वाला है, समझाने वाला है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला होगा उसको बनाया जाएगा, समझा जाएगा। यहाँ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है इसको एक बार रिकॉल करते चलना है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 को। 107 में क्या कहा जा रहा है कि किस उपकरण से जो विद्युत धारा मापा जाता है, वोल्टमीटर से या एमीटर से या ओम मीटर से या वेव मीटर से। उस उपकरण का नाम बताना है। तो किस उपकरण से जो है विद्युत धारा मापा जाता है, तो सबको पता है एमीटर से मापा जाता है। किससे, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। 108 में क्या कहा जा रहा है कि एमीटर जो है को परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, या एमीटर को निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए या कम विद्युत खींचता है या उपयुक्त सभी। तो एमीटर जो होता है क्या करता है बताइए, ये परिपथ को श्रेणी में संयोजित करने का काम करता है। ये निम्न वैद्युत जो है प्रतिरोध होना चाहिए, इसका वैद्युत निम्न होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 को देखेंगे। 109 में क्या कहा जा रहा है कि किसको जो है मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। शुद्ध गतिक संयाता को या पृष्ठ तनाव को या अपवर्तनांक सूचक को या प्रकाशित जो है क्रियाकलाप को किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है, बताएंगे।
तो पृष्ठ तनाव को जो है मापने के लिए, अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव को जो है मापने के लिए एस्टालागोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए एस्टालागोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 को देखेंगे। 110 में क्या कहा जा रहा है कि ऑडियोमीटर का ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दिशा मापने के लिए ऑडियोमीटर से, या दूरी मापने के लिए, या गंध मापने के लिए, या गति मापने के लिए। तो देखिए, जितना गाड़ी में उपकरण आता है, ऑडियोमीटर आता है, उससे जो है क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। ध्यान रखिए, क्या चीज़, दूरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 111। 111 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, बनाएंगे क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। वेंचुरीमीटर, या रोटामीटर, या पिटॉट ट्यूब, या तप्त तार पवन वेग मापी। तो क्या होगा इसका सही जवाब जरा बताएंगे। कौन सा जो है प्रवाही मापन उपकरण जो है एक क्षेत्र मीटर है, तो कौन है, पिटॉट ट्यूब जो है एक जो है एरिया मीटर होता है। ये जो है द्रव की प्रवाह की गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। 112 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि टैकोमीटर का मापन करता है। क्या चीज़ का मापन करता है, मिश्र धातु के संगठन का, या द्रव के प्रवाह के दर का, या ताप मापन का, या गति पालक चक्र का, घूर्णनात्मक चाल का। तो टैकोमीटर जो है एक गति पालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल का मापन करता है। ध्यान रखेंगे, किसका, तो गति पालक चक्र का, फ्लाई व्हील का, ये मापन करने का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। 113 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है मापने। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, चक्कर प्रति मिनट, टार्क, या घूर्णन, गतिज ऊर्जा, या दूरी। तो टैकोमीटर का प्रयोग से क्या मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे, तो टैकोमीटर का प्रयोग जो है चक्कर मापने में उपयोग किया जाता है प्रति मिनट, ऑप्शन के अनुसार आरपीएम। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, आरपीएम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 को देखते हैं। 114 में क्या कहा जा रहा है कि मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओम मीटर होता है, या वोल्ट मीटर और ओम मीटर होता है, या वोल्ट मीटर और करंट मीटर होता है। तो मल्टीमीटर में जो है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। एक मल्टीमीटर में जो है वोल्ट मीटर भी होगा, करंट मीटर भी होगा, और ओम मीटर भी होता है। ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर भी होगा, करंट मीटर भी होगा, और ओम मीटर भी होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, इसको ज़रा देखा जाए। क्या कहा जा रहा है 115 में कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या गलत है, ध्यान रखेंगे। इसे जो है 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बताइए, किया गया था। तो इसमें पूछ रहा है क्या गलत है, तो गलत ढूंढना है। तो 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये तो सही है, लेकिन कह रहा है हमको गलत ढूंढना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। तो हाँ, एक लघुगणकीय पैमाना होता है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है। हाँ, रिएक्टर पैमाने के बारे में जो है भूकंप रोधी में एक काम आता है। इसे भूकंप मापा जाता है कि कितना रिएक्टर पैमाना पर भूकंप हुआ है। रिएक्टर पैमाने पर जो 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यही गलत है। 8 से 9 की तीव्रता पर हल्का भूकंप कभी नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका गलत ढूंढना था, तो हमको मिल गया, यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 को देखते हैं। 116 में क्या कहा जा रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आर्द्रता मापी का, या हाइड्रोमीटर का, या हिप्सोमीटर का, या फायदोमीटर का। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए जो है फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसका, तो फायदोमीटर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या कहा जा रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर कोई भी वस्तु रहेगा उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसका, तो सोनार का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई को मापने के लिए, मछलियों की सघनता को मापने के लिए, पानी की गहराई को मापने के लिए, या समुद्री वनस्पति की सघनता को मापने के लिए। तो जहाज सब जितना होता है उसमें जो है इकोलोकेशन का उपयोग जो है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसको, तो पानी की गहराई को मापने के लिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। 119 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए
कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? घनत्व को निर्धारित करने के लिए पूछ रहा है। हाइड्रोमीटर का, विचलित नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोमीटर का या बैरोमीटर का या थर्मोमीटर का। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा जवाब? इलेक्ट्रोमीटर का। ध्यान रखेंगे, इसका इलेक्ट्रोमीटर होगा। दूध की शुद्धता मापने का काम करता है। यहाँ पे घनत्व दे रखा है, समझे? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है 120 में देखेंगे कि ऑटोमोबाइल में, जितना ऑटोमोबाइल होता है उसमें यात्रा की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का या ओडोमीटर का या टैकोमीटर का या पेडोमीटर का? तो जितना ऑटोमोबाइल रहता है जो है उसमें जो ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए? तो दूरी को मापने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑडोमीटर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को देखेंगे। 121 में क्या कहा जा रहा है? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, वायु प्रतिरोध के लिए या विभवांतर के लिए या चुंबकीय प्रेरण के लिए या विद्युत धारा के लिए? तो क्या होगा इसका सही जवाब? वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर के मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। 122 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की दिशा को पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, या ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, किसका? तो धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। या ग्रुप डी के 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग डेट में रिपीट कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। 123 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि वह उपकरण कौन है जिसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो अभी ना पढ़े हैं, किसका उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए गाड़ियों में? तो ऑडोमीटर का। ध्यान रखेंगे, ऑडियोमीटर का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 को देखेंगे। 124 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। कौन? स्पीडोमीटर या वोल्टोमीटर या वेलोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर? वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है? तो स्पीडोमीटर से जो है उसकी गति मापा जाता है, समझे? वाहन की गति किस स्पीड से चल रहा है, और दूरी मापने के लिए ऑडियोमीटर का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 को देखेंगे। 125 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि डैश डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। किस प्रकार का है इको लोकेशन? ये पूछा जा रहा है। कंपन है या आवृत्ति है या रडार है या सोनार है? तो इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है? तो सोनार है। ध्यान रखें, किसका? सोनार है। सोनार का उपयोग जो है पानी के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 को देखेंगे। 126 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि विभवांतर को मापने के लिए डैश डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विभव मापी का उपकरण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, विभव मापी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 को देखेंगे। 127 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा से पहले संबंधित है। अमीटर इससे संबंधित है, तो इसका किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। तो ओम मीटर जो है किससे संबंधित है? तो ओम मीटर जो है किससे संबंधित है? प्रतिरोध से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रीजनिंग टाइम का भी क्वेश्चन साइंस में डाल दे रहा है। चलिए 128 को देखेंगे। 128 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश का प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका जो है प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर का या स्पीडोमीटर का या थर्मामीटर का या एनीमोमीटर का? तो एनीमोमीटर से जो है क्या किया जाता है? तो हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। 129 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है? ईंधन या दूरी या गंध या चाल? तो मोटर गाड़ी का जो है ऑडियोमीटर क्या मापता है? दूरी मापने के लिए काम में आता है। अभी आप पढ़े हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 को। 130 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से जो है किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? अब बताइए आप लोग, संवेग में या विस्थापन में या कार्य में या बल में? तो किस में जो है केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं? तो किस में होता है? तो कार्य में जो होता है क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं। कार्य में क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। 131 को देखेंगे। 131 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से अधिक काम कर सकता है कौन? एक घूमता हुआ पहिया या बंदूक की एक चलती हुई गोली या गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा?
जितना ऑप्शन है उसमें से कौन एक अधिक जो है काम कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक बंदूक की चलती हुई जो गोली इन सबों में से जो है अधिक काम कर सकता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक बंदूक की चलती हुई गोली। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं मित्रों। 132 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि कार्य में डैश डैश है, क्या होता है बताएंगे। कोई दिशा नहीं केवल परिमाण होता है। बिल्कुल, कार्य में जो है कोई दिशा नहीं, अभी तो आप पढ़े हैं। तो कार्य में क्या होता है, कोई दिशा नहीं केवल परिमाण होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यही इसका सही जवाब होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आएगा, अब मिस्टेक कीजिएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। तो देखिए, एक जो है बल कितना है तो 20 न्यूटन है, और विस्थापित कितना करता है तो 2 मीटर। तो यहाँ से जो है और कार्य कितना करता है 20 जूल। तो आप क्या निकालना है, आपको कोण निकालना है। तो आइए हम लोग कोण निकालते हैं। तो कोण निकालिएगा तो स्पष्ट है कि एफ आपका यानी कि बल 20 न्यूटन है, और डी यानी कि विस्थापन आपका 2 मीटर है, और वर्क आपका 20 जूल हो रहा है। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला डालेंगे, क्या होता है एफ गुने डी यानी कि कॉस थीटा। तो यहाँ वर्क आपका 20 है और आपका एफ भी 20 है, और डी कितना है आपका 2 है, ठीक है ना यहाँ से। और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 को देखेंगे। 134 में क्या कहा जा रहा है कि एक पोर्टर है कोई, जो ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से इतना मीटर पर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो ध्यान रखिएगा, जब नीचे रहता तो यहाँ कोई कार्य नहीं होता, तो ऊपर है तो कार्य हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक पोर्टर जो है ज़मीन से 12 केजी का सामान उठाता है और ज़मीन से जो है कितना तो 1.5 मीटर पर जो है अपने सिर पर रखता है ऊपर, ठीक है ना। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो यहाँ कार्य का फॉर्मूला डालिएगा, क्या हो जाएगा mgh, और mgh का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए। तो ये आपका कितना है 12 है, और g कितना है तो 10 है, और आपका h कितना है हाइट तो 1.5 है। तो निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 180 जूल आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 135 को देखते हैं। 135 में क्या कहा जा रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, कोई हवाई जहाज है, किया गया कार्य जो है उसको जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना है। यहाँ पे बल पूछा जा रहा है, यहाँ पे बल पूछा जा रहा है। तो बताइए, इसको भागा दे दीजिए। किया गया कार्य बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बराबर क्या होता है बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। तो आपका किया गया कार्य कितना है बताइए 20,000 है। तो यहाँ से क्या निकालना है, बल निकालना है। तो 20,000 भागे कितना कर दीजिएगा 4,000। तो क्या हो जाएगा 4 × 20 यानी कि 5 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं। 136 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति को डैश डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस चीज़ में परिभाषित किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में जो है परिभाषित किया जाता है, या इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में परिभाषित किया जाता है, इसे केंद्र पर रखने में परिभाषित किया जाता है, या इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में परिभाषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं, जमीन के ऊपर जो है एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठाने में परिभाषित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 को देखेंगे। 137 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा इसको और ऊपर किया जाए। 37 में क्या कहा जा रहा है कि 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। अब देखिए, ऊपर उठा रहा है 10 मीटर, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको निकालना है क्या चीज़, किया गया कार्य। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो W बराबर क्या होता है mgh। तो देखिए, तो यहाँ से जो है आप इसका जो है वैल्यू डालिए m का और g का और h का, ठीक है ना। तो डालिएगा तो m आपका क्या है 1 kg, h कितना है 10 मीटर और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 9 9.8 × 10। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका
98 जूल। लेकिन कहा जा रहा है कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पे -98 जूल होगा। क्यों? क्योंकि जो है विस्थापन बल की दिशा के विपरीत यहाँ पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, इसलिए जो है माइनस होगा। विपरीत होगा तो क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, -98 जूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं। 138 में क्या कहा जा रहा है, एक कुली जो है ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। कोई कुली है जो 20 kg का सामान अपने सर पर ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठा कर रखता है, तो यहाँ पे उसका क्या निकालना है, तो कार्य निकालना है, समझे। तो बताएंगे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो वही फार्मूला डालेंगे हम लोग, W = mgh। तो यहाँ से m का मान कितना है, 20 kg है, और g का मान क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डालेंगे तो 20 गुने, और h कितना है आपका 2, तो डालिए ना, देखिए आपको यही डाला होगा। तो क्या डाला है, तो m कितना है 20 kg, उसका द्रव्यमान है, g का यहाँ पे मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट कितना है 2 मीटर। तो इस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 400 जूल उसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। 139 को देखेंगे। 139 में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी, 10 जूल या 100 जूल या 0.01 जूल या 1 जूल। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। कहा जा रहा है कि कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर और 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है F कितना है 1 न्यूटन, D कितना है 1 मीटर, यहाँ पे वर्क निकालना है, ठीक है ना। तो W बराबर क्या होता है, F गुने D cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कोण नहीं निकालना है, तब निकालना रहता है तो हम लोग cos थीटा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 140 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। मान लेते हैं आप ही यात्री हो सकते हैं, 10 किलो का एक आपके पास सूटकेस है, आप उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 100 जूल है या 0 जूल है या 98 जूल है या 980 जूल है। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ से क्या डालेंगे, बल कितना है, तो आपको 10 kg है। बल की दिशा में विस्थापन यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो कीजिएगा तो कितना आएगा आपका कार्य, आपका जूल 0 ही होगा, क्योंकि आप पकड़ के खड़े हैं सिर्फ। तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, 0 जूल। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कार्य क्या हो जाएगा आपका 0 जूल, 0 जूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। 141 में क्या कहा जा रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति जो 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे उसका मास कितना है, 4 किलो है, ठीक है ना। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कहा जा रहा है कि इसका मास कितना है, 4 kg दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेग कितना है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गति कितना है, तो 5 मीटर सेकंड से लेकर 10 मीटर सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किए गए कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो वस्तु पर किए गए कार्य क्या हो जाएगा, बताइए। 1/2 गुने 4 गुने 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कीजिएगा, कार्य निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 150 जूल इसका आंसर आ जाएगा मित्रों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। 142 में क्या कहा जा रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान यहाँ पर दे रखा है, तो बताइए यहाँ पे कार्य निकालना है प्रति वर्ग सेकेंड में। तो गेंद का द्रव्यमान कितना है मित्रों, गेंद का द्रव्यमान जो है 0.1 किलोग्राम है, और गेंद द्वारा ऊपर से नीचे गिरने में तय की गई दूरी कितनी है, तो 2 मीटर की यहाँ पे हाइट हो रही है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य कितना है, 2 मीटर।
कार्य बराबर क्या हो जाएगा स्थित ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.96 जूल इसका आंसर आ जाएगा मित्रों। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। 143 में क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है, उस पर लगने वाले बल के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन हो, क्या हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या उदासीन हो या शून्य हो। तो कब शून्य होगा विस्थापन, किया गया कार्य कब होगा, जब उसका विस्थापन शून्य होगा तभी उसका जो है कार्य किया गया शून्य होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 144 को देखेंगे। 144 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि एक लड़का जो है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा देता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो अब पूछा जा रहा है कि 120 केजी का जो है कोई भार वाला बक्सा है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उसको उठाता है एक लड़का, तो उसमें किया गया कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उठाया गया भार कितना है, तो 120 न्यूटन है। तो यहाँ से W का फॉर्मूला डालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है mgh। तो यहाँ पे जो है m कितना है mg 120 और हाइट कितना है 2, तो कीजिए क्या हो जाएगा 120 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 240 जूल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 240 जूल। उसी तरह इसको भी बनाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 को देखेंगे। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ऊर्जा का दाब कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, बल कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, शक्ति नहीं मार दीजिएगा। आगे 146 को देखेंगे। 146 में क्या कहा जा रहा है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश डैश क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका जो है मान शून्य हो जाएगा, यह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या होगा बताएंगे। तो उसकी ऊर्जा में जो है क्या होगा, वृद्धि होगी। कब, जब उसका मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। 147 को देखिए। 147 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस में जो है कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर जो है क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई कार्य नहीं है, किसके द्वारा। तो कपिल जो है अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यही जो है कार्य नहीं, बाकी जितना है सब कार्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग 148 को देखेंगे। 148 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, या विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, या विस्थापन बल की दिशा में विपरीत होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होगा, कब, किस अवस्था में धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तब वहाँ पर कार्य क्या होगा, वहाँ पर बल क्या होगा, धनात्मक उसका कार्य होगा। तो ध्यान रखेंगे विस्थापन बल की दिशा में होता है तब जो है बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। 149 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। तो पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इस गतिविधि में कार्य हो रहा है, बाकी किसी गतिविधि में कार्य आपका नहीं हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 को देखेंगे। 150 में क्या कहा जा रहा है कि कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण पूछ रहा है। तो वहीं पर डालेंगे फॉर्मूला इसका W बराबर क्या, FS cos थीटा, यानी कि FD cos थीटा। तो आइए हम लोग डालते हैं इस फार्मूला को। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है W बराबर FD cos थीटा, तो F = नॉट 0, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो है 90 डिग्री बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। कैसे, यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने बल के बीच का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। इसको तो आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। अगर प्रूफ करना हो तो इस विधि से आप प्रूफ कर सकते हैं। W बराबर FD cos थीटा।
कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसको आप परमानेंट याद कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं। 151 में क्या कहा जा रहा है कि एक कुली है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कोई कुली है 500 जो है न्यूटन का जो है उठा करके अपने माथा पर 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से उसका वर्क पूछा जा रहा है। तो वर्क बताएंगे क्या हो जाएगा, W बराबर FD cos थीटा यहाँ पर डालेंगे, जो आएगा वैल्यू वही ना आपका आंसर हो जाएगा। तो दूरी तक एक कुली जब 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। 100 मीटर की दूरी तक उठाता है वो। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे कार्य कब शून्य होगा, जब बीच का कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बीच का कोण का मान कितना होगा, जब 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पे इसका जो है मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 500 न्यूटन भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। जब कार्य शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, बीच का कोण का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगामी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो शून्य कब होगा, जब शून्य स्थिति में लगाई जाने बल के बीच का कोण शून्य होने की स्थिति में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। 152 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न में से किस जो है मामले में कोई कार्य नहीं होता है। कौन सा ऐसा मामला है जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तब कार्य नहीं हो रहा है। एक गद्दा जो है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तब कार्य नहीं हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, तब कार्य नहीं हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है, तब कार्य नहीं हो रहा है। तो किस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 152 को बनाइए। तो देखिए, एक जो है गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस स्थिति में कार्य नहीं है। क्यों, अब इसके हम लोग समझना जरूरी है। क्योंकि इस मामले में कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में लंबवत है। ये अगर आप परिभाषा नहीं जानते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको पूरा सटीक परिभाषा जानना होगा, पूरा जो है साइंस विस्तृत पढ़ना होगा, तभी आप बना सकते हैं साइंस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में लंबवत हो तो वहाँ पे जो है वर्क कितना होगा, तो शून्य होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबवत दिशा में है, वहाँ पे वो लगने वाला बल विस्थापन का बीच का कोण लगने वाला बल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दिशा में लंबवत हो रहा है, इसलिए जो यहाँ पे कार्य शून्य हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 को देखते हैं। 153 में क्या कहा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब बताइए, ऊर्जा कहते हैं या वेग कहते हैं, बल कहते हैं, गति कहते हैं। अभी तो आपको बताएं, बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 को देखिए। 154 को बनाइए आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो स्पष्ट है कि 90 डिग्री होगा। अभी आप तो पढ़े हैं, अगर कार्य किया गया क्या होता है, शून्य होता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 को बनाइए। 155 को बनाइए। 155 में क्या कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या है। तो किया गया कार्य क्या है, तो लगने वाला बल कितना है, 20 न्यूटन है, और विस्थापन कितना है, 4 मीटर है। तो यहाँ से एफ डब्ल्यू का मान निकालिए, तो एफ गुने डी, तो यानी कि 20 गुने 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 आपका जूल आ जाएगा। यहाँ 80 वर्क है, न्यूटन है, पास्कल और जूल है, तो गड़बड़ मत आंसर दे दीजिएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, वर्क जूल में ही आएगा। तो 80 जूल इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, 80 जूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 को देखिए। 156 में क्या कहा जा रहा है कि एक मजदूर जो है भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, ठीक है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए, जहाँ जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहा जा रहा है व्याख्या में कि वस्तु का भार कितना है, 15 kg है, और जो है भूमि से उसकी ऊंचाई कितना है, तो 1 मीटर है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे mgh। तो m कितना है आपका, तो 15 है, g कितना है, तो 10 है, और h कितना है, तो 1 है। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 150 जूल, 150 जूल, 150 जूल, 150 जूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 को देखिए। 157 में क्या कह रहा है कि कार्य होता है यदि
क्या होता है कार्य? ऊर्जा होता है, बल होता है, घर्षण होता है या शक्ति होता है? तो कार्य क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? यदि ऊर्जा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऊर्जा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 को देखते हैं। 158 में क्या कहा जा रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जब यहाँ फिर क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो इस स्थिति में क्या होगा? शून्य होगा। हमेशा आप नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? तो शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं। 159 में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है, सावधानी पूर्वक बनाइएगा। किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 को बनाते हैं। 160 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, या एक चली हुई गोली, या तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया? तो अधिक कार्य क्या कर सकता है इन चारों ऑप्शन में? तो एक चली हुई गोली इन सबों में से जो है अधिक वर्क कर सकता है, इन सबों में से अधिक वर्क कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जितना है सबका वेग का मान कम है और इसका वेग का मान अधिक है, इसलिए यहाँ पे कार्य इसका अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक चली हुई गोली इन सबों में से अधिक वर्क कर सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं। 161 को देखते हैं। 161 में क्या कहा जा रहा है कि कोई एक मजदूर है जो कि 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा समान किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कार्य की गणना करना है भैया। तो उसका द्रव्यमान कितना है? 10 kg है। हाइट कितना? 1.2 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? दिए रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ से कार्य बराबर का फॉर्मूला डालिएगा mgh, समझे? mgh, m गुने g गुने h। तो यहाँ से डालिएगा तो क्या आ जाएगा? 120 जूल आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। 162 में क्या कहा जा रहा है? डैश डैश कार्य कहलाता है। डैश डैश कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बल गुने विस्थापन, द्रव्यमान गुने त्वरण, या लंबाई गुने चौड़ाई, या द्रव्यमान गुने आयतन। तो कार्य क्या कहलाता है? बल गुने विस्थापन कहलाता है। इक्वल टू वर्क होता है, इक्वल टू वर्क होता है। W बराबर F गुने D, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 को बनाते हैं। 163 में क्या कहा जा रहा है साथियों? किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या है? 56 जूल है। उस पर लगाया गया बल जो है 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो यहाँ से अब क्या डालिएगा? विस्थापन बराबर क्या होता है? W बटा में F, W बटा में F। W कितना है आपका? 56 है। F कितना है आपका? 7 है। तो काटिएगा तो कितना आएगा बताइए आप ही लोग? 8 मीटर आ गया कि नहीं? 8 मीटर आ गया कि नहीं? विस्थापन बराबर क्या होगा बताइए? विस्थापन बराबर क्या होगा? W बाई F, W बाई F, W बाई F। तो क्या आ जाएगा? 8 मीटर। काटिएगा तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 को बनाते हैं। 164 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रही है। D का मान कितना है? D का मान कितना है? 5 मीटर है। तो किया गया कार्य क्या है? तो किया गया यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। किया गया कार्य पूछेगा तो क्या फॉर्मूला डालिएगा? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है? 10 गुने 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको? 50 न्यूटन इसका आंसर आएगा। 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। 50 जूल, न्यूटन नहीं, 50 जूल। कार्य हमेशा जूल में, कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 165 को देखेंगे। 165 में क्या कहा जा रहा है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है? इनमें से क्या सही है ये पूछा जा रहा है। तो सही क्या है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य तब निर्भर करता है उसके विस्थापन पर निर्भर करेगा, उसके जो है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करेगा, और प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा। ये तीनों पर करेगा, द्रव्यमान पर सिर्फ नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? A और B
सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ABC। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 को बनाते हैं। 166 को बनाते हैं। बल का मान क्या दे रखा है 0, किया गया वर्क निकालना है, W निकालना है, W निकालना है। तो यहाँ से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, गुना कीजिएगा F गुना D, तो 0 ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मान दे रखा है F का कितना 0। तो किसी भी संख्या से 0 से गुना कीजिएगा तो हमेशा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167 को बनाते हैं। 167 को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 167 को बनाइए। 167 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि एक पोर्टर जो है ज़मीन से 12 kg का सामान उठाता है, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर किया गया कार्य की गणना करिए। जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से W का फॉर्मूला डालिएगा mgh, तो क्या हो जाएगा, m का मान 12 है और g का मान 10 दे रखा है त्वरण का, और h का मान 1.5 मीटर दे रखा है। तो गुना कीजिएगा तो 180 जूल आ जाएगा साथियों। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 को देखते हैं। 68 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि कोई एक वस्तु है 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक जो है हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ से W का फॉर्मूला डालिएगा F गुना D, जो वैल्यू आएगा तो F का मान कितना है 25 है, F का मान कितना है 25 है, F यानी कि बल, उसका मान कितना है 25 न्यूटन है, और D का मान कितना है तो विस्थापित कितना हो रहा है 5 मीटर हो रहा है बल की दिशा में। तो 125 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 125, क्या आ जाएगा आपका जूल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो कार्य का मतलब क्या होता है तो जूल। तो यहाँ पे 125 वाट W भी दे रखा है, N भी, पास्कल भी और जूल भी, तो यहाँ गलती नहीं करना है, आंसर ला कर भी क्या हो जाएगा तो जूल हो जाएगा। कार्य का मतलब क्या होता है जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 को बनाते हैं। 169 में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहता है तो यह क्या करता है। दीवार को बहुत ज़ोर से धक्का दे रहा है लेकिन जो है विस्थापित करने में विफल रहता है, तो यह क्या करता है, सकारात्मक कार्य करता है या नकारात्मक कार्य करता है, या अधिकतम सकारात्मक कार्य नहीं करता है, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। तो धक्का दे रहा है लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, विफल रहा है विस्थापन को चेंज करने में, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 को बनाते हैं। 170 में क्या कहा जा रहा है साथियों, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो F का मान कितना है 12 और विस्थापन का मान कितना है 4 मीटर, तो यहाँ से W का फॉर्मूला डालिए F गुने S, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, 12 गुने 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 48, आपका जूल आ जाएगा, क्योंकि कार्य पूछ रहा है तो कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है जूल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 को बनाते हैं। 171 को देखते हैं। 171 में क्या कहा जा रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। किस पर निर्भर नहीं करेगा, चारों ऑप्शनों में से अब बताइए। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करेगा, लागू बल पर निर्भर नहीं करेगा। तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर ये निर्भर नहीं कर सकता है, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये RRB ग्रुप डी के अलग अलग सेम डेट में ही 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 को बनाते हैं। 172 में क्या कहा जा रहा है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या चीज़ डैश न होने पर, तो विस्थापन जब न होगा तो कार्य क्या होगा शून्य होता है। इस स्थिति में इसको ध्यान रखिएगा, विस्थापन जब नहीं होगा तो कार्य क्या हो जाएगा शून्य होगा। विस्थापन होना वहाँ जरूरी है, तब जो है कार्य आपका पॉजिटिव में आगे बढ़ेगा। आगे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 173 को बनाइए। 173 को देखिए। 173 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त कौन है ये पूछा जा रहा है। बल की आवश्यकता नहीं है या बल वस्तु की विस्थापित होना चाहिए। तो कार्य कब होगा, जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होगा या लंबवत होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तबे जो है कार्य समझा जाएगा। तो ये बात सही है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वस्तु विस्थापित होना चाहिए तब कार्य आपका समझा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 को बनाते हैं। 174 में क्या कहा जा रहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है।
ये कार्य कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175। 175 को बनाइए। 175 में क्या कहा जा रहा है, कार्य का गुणनफल क्या है। तो कार्य का गुणनफल क्या होता है, बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन। ये क्या होता है, कार्य का गुणनफल होता है। बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन एक कार्य का गुणनफल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 को देखते हैं। 176 में क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर या उसके द्रव्यमान पर या आरोपित बल पर या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 को बनाते हैं। 77 को देखते हैं। 77 में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का जो है किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ये पूछा जा रहा है, किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रयुक्त बल पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 को बनाते हैं। फिर वही बात कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया है। वो कौन जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल पर या विस्थापन पर या वस्तु के आरंभिक वेग पर। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक वेग पर भी निर्भर नहीं करता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं। 179 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पर या बल पर या एफ और एस के बीच के कोण पर या संवेग पर। तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता है, किस पर, संवेग पर, मोमेंटम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 को बनाते हैं। 180 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है किया गया कार्य कहा जाता है। किया गया यहाँ पे कार्य होगा, क्योंकि वस्तु पर जो है लागू स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पे बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे कार्य होगा, तो किया गया कार्य कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181। 181 को बनाइए। 181 को बनाइए। 181 में क्या कहा जा रहा है, किसी जो है पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कब, यह यांत्रिक प्रभाव से के माध्यम से वृद्धि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापन होता है, या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिक प्रभाव से माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तब जो है किसी पिंड पर कार्य संभव है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाइए। 82 को देखिए। 82 में क्या कहा जा रहा है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, चला शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब 90 डिग्री होगा तो शून्य हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को बनाइए। कितना इजी क्वेश्चन है, बनाइए। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करती है, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, वस्तु के परिमाण और दिशा पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 184 को बनाइए। ये ज़रा कैलकुलेटिव है। कह रहा है कि एक मजदूर, ध्यानपूर्वक दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। एक मजदूर जो है भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहाँ जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से बनाते हैं हम लोग। W बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, और यहाँ पे m का मान कितना है, 10 kg, और g का मान क्या दिया हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h का मान 1.1, तो काटिएगा तो 110 जो है जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 110 जूल आपका आंसर आ जाएगा। वर्क हमेशा जूल में उसका मात्रक होता है कार्य का, तो जूल में ही आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 को बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का समान सामना करती है। कोई कार चल रहा है लेकिन जो है विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है,
कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे कार्य हवा द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या अपरिमित होगा या धनात्मक होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 को देखते हैं। 186 में क्या कहा जा रहा है, कोई एक लड़की है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़की महाराज जी है, जिसका वजन जो है 200 न्यूटन है। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है बच्ची, लेकिन जो है जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो बताइए आप लोग, लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, भार गुने ऊंचाई, यानी कि भार गुने ऊंचाई यानी कि 200 गुने 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 400 जूल आ जाएगा। कार्य पूछा जा रहा है तो हमेशा जूल में ही इसका वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, 400 जूल, 400 जूल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 को बनाइए। 187 में क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई कार 50 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना यहाँ पे करना है। 187 को बनाइए, 187 को बनाइए। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो 500 गुने 1500 कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, तो 1500 किलोमीटर है, यहाँ पे जो है इसको मीटर में हमने बदल दिया, ठीक है ना। तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 गुने 500 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए। अब 75 जो है बहुत दे रखा है, तो यहाँ पे 3 2 5 0, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसमें 4 0 दे रखा है, इसमें 3 0 2 0, तो यहीं इसका जवाब हो जाएगा 5 0 वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 187 को देखेंगे। 187 में क्या कहा जा रहा है साथियों, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है। पहले 15 किलोमीटर को आप जो है मीटर में बदल लीजिए। तो यात्रा तय करता है तो कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे, कार्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल कितना है आपका 500 न्यूटन है, तो 500 गुने हम 15 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, तो 15 आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 75 पर 5 0 हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 को देखते हैं। 188 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश का केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है लेकिन दिशा नहीं। किसका भैया, तो कार्य का क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। किसका, तो कार्य का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189 को बनाते हैं। 189 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक जो है विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो W बराबर F गुने D होता है। क्या होता है, W बराबर F गुने D यहाँ पे यूज करेंगे। तो बताइए इसका, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो F कितना आपका 10 न्यूटन है, D कितना है 2, तो कर दीजिए तो 20 जूल आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 190 को बनाइए। 190 को बनाइए। 190 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, कहा जा रहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, कार्य की मात्रा क्या होगा। कार्य की मात्रा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बल की दिशा में है भैया 10 मीटर की दूरी पर और 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होता है, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो कार्य की मात्रा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वस्तु स्थानांतरित हो रहा है। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो W बराबर क्या होगा, यहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है यानी कि कितना, 10 मीटर की दूरी पर। तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 100 आपका जूल आएगा। क्या आ जाएगा, 100 जूल आएगा। कार्य का मात्रा क्या चीज़ में होता है, हमेशा जूल में। तो क्या हो जाएगा, 100 जूल, 100 जूल। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 191 की तरफ। 191 को बनाइए। 191 में क्या कहा जा रहा है कि 50 न्यूटन बल का एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, वहीं बस जब आप 50 गुने 10 कीजिए, 50 गुने 10 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा, 500 जूल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 192 को बनाइए। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे क्या समझा जाता है। तो कोई कार्य नहीं हुआ है,
इसको क्या समझा जाएगा? यहाँ पे शून्य कार्य होगा, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? कोई कार्य नहीं हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाइए। 93 को देखिए, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, अब देखिए विस्थापन शून्य हो रहा है तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य ही होगा। जब विस्थापन शून्य हो रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 194 को बनाइए। क्या कहा जा रहा है 94 में कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? किसमें जो है कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो बताएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक गुण नहीं है, तो कौन सा एक गुण नहीं है पूछा जा रहा है? कार्य की जो है दिशा होती है, ये आपका गुण नहीं है। कार्य क्या है? आपका एक अदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं। 195 में क्या कहा जा रहा है कि कोई एक बस है जो कि 4000 न्यूटन की स्थिर बल से चलने का काम करती है। बस द्वारा किया गया कार्य जो है 2000 जूल है। तय की गई दूरी क्या है? अब यहाँ पे दूरी पूछा जा रहा है कि तय जो है किया गया कितना इसका दूरी है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग तय की गई दूरी कितना है? तो बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में बल, कार्य बट्टा में बल। तो कार्य कितना है आपका? 2000 जूल है ना। अब बल कितना है? 4000। तो डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 0.5 मीटर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर आपका जो है दूरी होगा। दूरी बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में बल होता है। हमने उस फार्मूला को डाला। दूरी बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा में बल होता है। तो आपका कार्य कितना है? 2000 जूल है और बल कितना है? तो 4000 है। तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 को देखेंगे। 196 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल से जो है ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर तक जो विस्थापित होती है, तो इसके कार्य की गणना कीजिए। तो विस्थापित जब हो रहा है तो यहाँ पे कार्य होगा। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मूला डालेंगे? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, बल कितना आपका 50, विस्थापन कितना है 30, गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1500 आपका जूल होगा। यहाँ पर डब्ल्यू दे रखा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। 97 में देखिए, 97 में क्या कहा जा रहा है कि जब जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है कार्य। जब 90 डिग्री हो बल और विस्थापन के बीच का कोण तो शून्य होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाइए। 98 को देखिए, कह रहा है एक कूली जो है भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान किए गए कार्य की गणना कीजिए, जो जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से जी का फार्मूला, डब्ल्यू का फार्मूला डालिएगा तो क्या हो जाएगा? mgh। तो m 20 है, जी कितना है 10 है और h कितना है 2। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 400 जूल आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पीछे ही करा चुका है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 199। 99 में क्या कहा जा रहा है कि एक कूली जो है 13 kg के सामान को जमीन से इतना मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है? तो ग्रुप डी में क्या होता है कि यहाँ तो ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पर, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है अलग अलग शिफ्टों में। तो इसको ध्यान रखिएगा, पिछले शिफ्ट में भी कई बार पूछ चुका है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कूली जो है 13 kg सामान को जमीन से ऊपर उठाता है 1.5 मीटर में। तो यहाँ पे कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या डालेंगे? W बराबर mgh। तो यहाँ से W कितना है आपका? 13 kg है। M कितना है? M कितना है आपका? 13 है। तो यहाँ पे 13 और G कितना है आपका? तो 10 है और H कितना है? तो 1.5 है। तो गुना कीजिएगा, 13 गुने 10 गुने 1.5। तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 195 जूल। 195 जूल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंत भला तो सब भला। प्रति सीरीज में जो है हम 100 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि एक लड़का जो है 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के जूल में क्या होगा? कोई लड़का है, उसके पास जो स्कूल बैग 4 kg का है और जो है 30 सेकंड तक पकड़ता है। तो उसको जो है पूछा जा रहा है कि कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा। तो देखिए, कार्य की मात्रक जो है यहाँ पे बताना है तो बताइए। देखिए, तो लड़का जो है 30 सेकंड तक पकड़ता है तो
तो जो है भार नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर अगर लगने वाला बल पूछता तो क्या हो जाता 40 न्यूटन। लेकिन जो है ये सिर्फ जो है पूछा जा रहा है उसकी कार्य की मात्रक निकालिए। तो यहाँ से कार्य की मात्रक निकालिएगा, बल गुने विस्थापन, तो यहाँ विस्थापन तो कुछ नहीं हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल पूछता तो क्या होता 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, सॉरी 40 न्यूटन, क्योंकि 4 गुने 10 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 4 गुने 10 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, क्योंकि m का मान यहाँ पे 4 है और g का वैल्यू 10 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 4 गुने 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 40 न्यूटन। बल पूछता तो 40 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे कार्य पूछ रहा है तो 0 होगा, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ पे 0 हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और जो साथी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन की तरह कार्य देता है मित्रों, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि और हम इस सीरीज़ को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।